मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे माता पिता मेरे छोटे भाई आकाश को अस्पताल से घर लाए थे। उसके गाल गोल गोल और गुलाबी थे और उसकी नन्ही उंगलियां मेरी उंगली को मजबूती से पकड़े हुई थी। उसी पल से हमारे बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। आकाश मेरी हर चीज था, साथ मिलकर मजाक करना, मेरे गुप्त बातों को सुनना और हमेशा वो मेरी तरफ अपनी जिज्ञासु शरारती आँखों से देखता रहता था, जैसे पूछ रहा हो कि दीदी क्या मेरे लिए कुछ लाई हो। मैं दिव्या बड़ी बहन के रूप में हमेशा उसे दुनिया की परेशानियों से बचाना चाहती थी। हम बेंगलुरु के एक साधारण से अपार्टमेंट में रहते थे, जहाँ पास ही बाजार लगता था। सब्जी वाले, मसाले की खुशबू और हर तरफ हलचल। हमारी रातें ऑटो रिक्शा के हॉर्न और शहर की हल्की आवाजों के बीच गुजरती थी। ये साधारण जिंदगी थी पर हमारी थी, गर्माहट से भरी, कभी बिखरी हुई पर हमेशा हंसी से चमकती हुई। जब आकाश 14 साल का हुआ और मैं 17 की, तभी पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। इस सदमे ने हमारे परिवार को हिलाकर रख दिया। मैंने आकाश का ध्यान माँ की तरह ही रखने की कोशिश की, जबकि हमारी माँ स्थानीय बैंक में लंबे समय तक काम करके हम दोनों के लिए मजबूत बनने की कोशिश करती रही। फिर भी आकाश की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। वही था जो मुझे रात में चुपके से दिलासा देता जब मैं पापा की याद में रोने लगती थी। दीदी, वो धीरे से कहता, पापा अब भी हमारे साथ है, वो हमें दूर से देख रहे हैं। कई सालों तक मैंने इसी बात पर विश्वास किया। मुझे लगता था किसी अदृश्य तरीके से पापा की मौजूदगी अब भी हमारे आसपास थी। जब भी मैं अकेली महसूस करती थी, ऐसा लगता था कि पापा की गर्माहट आसपास फैल जाती है। शायद यही वजह थी कि जब मैंने आकाश को खो दिया तो ये बात मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। अगर पापा हमारे साथ थे तो उन्होंने ऐसा होने कैसे दिया। आकाश 20 साल का था और मैं 23 की जब वो हमें छोड़कर चला गया। वह दूसरे शहर पुणे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह लगभग हर हफ्ते मुझे फोन करता था। हम घंटों बातें करते थे, बॉलीवुड की गपशप से लेकर उस नए नारियल चटनी वाले ठेले तक की जो उसे कॉलेज कैंपस के पास मिला था। उसके पास हमेशा कोई मजेदार बात होती थी। दीदी, वो कहता, मेरी इतनी चिंता मत करो, अब मैं बच्चा नहीं रहा। शायद वो सही कहता था, वो अब बच्चा नहीं था, वह समझदार और आत्मविश्वासी हो रहा था। लेकिन यही बात उसकी मौत को और भी दर्दनाक बना देती है। एक सुबह मुझे पुणे पुलिस से फोन आया। उन्होंने बताया कि आकाश का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई थी और वह बच नहीं पाया। मैं ये सुनकर वही जमीन पर बैठ गई, जैसे सांस ही रुक गई हो। मेरा मन इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई अब नहीं रहा। मेरी माँ की चीखें आज भी मेरे सपनों में गूंजती है। हम उसका शरीर बेंगलुरु लाए। श्मशान में रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त सब भरे हुए थे। सबके चेहरों पर उदासी और अविश्वास था। अंतिम संस्कार की रस्में जल्दी जल्दी हुई। चिता की लौ मुझे जिंदगी के नाजुकपन का मजाक उड़ाती सी लगी। उसके बाद का समय धुंधला सा रहा। माँ एकदम खोई खोई रहने लगी, बस रोजमर्रा के कामों को मशीन की तरह करती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस टूटे हुए परिवार को कैसे जोड़ूं। मेरा दिमाग कभी शांत नहीं होता था। आंखें बंद करते ही मुझे आकाश की आवाज सुनाई देने लगती, जैसे वो मुझसे कह रहा हो कि संभल जाओ, रो मत। मैं झटके से उठ जाती, आंसू मेरी आंखों में होते, फिर खुद को समझाती, दिव्या वो चला गया, इसे स्वीकार कर लो। 6 महीने बाद मैंने काम पर वापसी की। मैं एक डिजिटल मीडिया कंपनी में कंटेंट राइटर थी। मेरे सहकर्मी मेरे आसपास चुपचाप रहते थे, जैसे सोच रहे हों कि मुझसे क्या पूछें। मैंने उनकी संवेदनशीलता की कद्र की, पर इससे आकाश की कमी और महसूस होती थी। काम के बाद मैं घर जाती, माँ से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती, जहाँ हमारी बचपन की तस्वीरें लगी थी। कई बार मैं उन तस्वीरों को तब तक देखती रहती जब तक आंखें जलने नहीं लगती। ज्यादातर रातों में मैं सपना देखती कि आकाश दरवाजे पर खड़ा है, हाथ में फोन लिए, मुझे डांट रहा है कि उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। फिर मेरी नींद टूट जाती और मैं कांपती रहती। ऐसी ही एक रात को मुझे पहली बार अजीब मैसेज मिला। रात के 2 बजे मेरे फोन की वाइब्रेशन ने मुझे जगा दिया। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन मैसेज करेगा, पर डर के मारे मैंने फोन चेक किया।
आधी नींद में स्क्रीन को आँखों के पास लाकर देखा। मेरा दिल धक से रुक गया। मैसेज था, दीदी जाग रही हो? मैंने कई बार पलकें झपकाई, लगा कि शायद मैं सपने में हूँ। स्क्रीन पर नंबर आकाश का ही दिख रहा था। ये कैसे संभव हो सकता था? आकाश का फोन तो हमने बंद करके ड्रॉर में रख दिया था। मैंने खुद सिम कार्ड निकालकर फोन कंपनी से नंबर बंद कराया था। फिर मैं ये मैसेज कैसे पा सकती थी? मैंने सोचा कि ये कोई टेक्निकल गड़बड़ है या फिर कंपनी ने नंबर किसी और को दे दिया हो। मैंने उस मैसेज को नजरअंदाज किया, खुद को समझाया कि कोई मजाक हो सकता है और फिर सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह मैंने फिर फोन चेक किया तो वही मैसेज दिखा, दीदी जाग रही हो? एकदम साफ। मैंने नंबर डायल किया लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। सोचा कि नंबर बंद होगा, पर एक बार घंटी बजी और फिर कॉल कट हो गई और एक रिकॉर्डेड आवाज आई, ये नंबर अमान्य है। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया। एक पल को रिंग होना फिर कट जाना समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने खुद को समझाया कि यह कोई टेक्निकल दिक्कत होगी। मैंने वह मैसेज डिलीट कर दिया। माँ को भी नहीं बताया क्योंकि उनको दुखी करना नहीं चाहती थी। कुछ दिन बीते, मैंने उस अजीब मैसेज को भूलने की कोशिश की। काम की भागदौड़ बढ़ गई थी, प्रेस रिलीज लिखनी थी, ब्लॉग पोस्ट डालने थे। मेरा मैनेजर मेरी तारीफ करने लगा कि मैं इतने ध्यान से काम कर रही हूँ, जबकि सच तो ये था कि मैं अपने दर्द से भागने के लिए काम में डूबी थी। घर पर भी मैं चुपचाप रहती, माँ से ज्यादा बात नहीं करती, वह भी कहीं खोई खोई थी। मेरे दिल में लगातार एक खालीपन था। फिर एक शुक्रवार की देर रात मेरा फोन फिर बजा। स्क्रीन पर नाम आया, आकाश। मैंने बेचैनी से फोन उठाया। मैसेज था, दीदी मुझे इग्नोर मत करो, मुझसे बात करो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर ये शब्द मुझे तंज की तरह लग रहे थे, जैसे मेरे दिमाग से खेल रहे हों। डरते हुए मैंने जवाब दिया, तुम कौन हो? पल भर में जवाब आया, मैं हूँ आकाश, तुम सपना नहीं देख रही। मैंने सांस रोक ली। ये सब असंभव था, कोई मजाक कर रहा था। मैंने फिर मैसेज किया, ये बेवकूफी बंद करो, मेरा भाई 6 महीने पहले गुजर चुका है, कृपया मुझे परेशान मत करो। कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। मैंने राहत की सांस ली। फिर नया मैसेज आया, दीदी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे डर लग रहा है। मेरा दिल जैसे सीने में उछलने लगा। दिमाग कह रहा था ये सब झूठ है, लेकिन उंगलियां कांप रही थी। मैंने आखिरी मैसेज किया, जो भी हो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी, मुझे तंग करना बंद करो। मैंने फोन बंद कर दिया और किसी तरह सोने की कोशिश की, पर पंखे की आवाज भी मुझे डरावनी लग रही थी। आखिरकार नींद आई, पर बहुत मुश्किल से। अगली सुबह मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त रानी से इस बारे में बात की। हम ऑफिस के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में फिल्टर कॉफी पी रहे थे। रानी ने बड़ी हैरानी से सब सुना। वो बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी, हर समस्या का हल शांत दिमाग से निकालती थी, पर उसे भी डर लग रहा था। उसने कहा, शायद ये आकाश का कोई दोस्त हो, उसे कहीं से तुम्हारा नंबर मिल गया हो और वो मजाक कर रहा हो। मैंने सिर हिलाया, पर दिल में एक अजीब सा डर था, मानो कोई अनदेखी शक्ति हमारे इर्द गिर्द घूम रही हो। रानी ने उस रात मेरे साथ रहने को भी कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इतना डरा हुआ देखे। पर रात होते ही मुझे लगा कि मुझे उसे मना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गहरी रात में मेरे फोन में फिर मैसेज आया, आकाश के नंबर से, दीदी मुझसे नाराज मत हो, मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है। मैंने गुस्से से कांपते हुए उत्तर दिया, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, तुमको शर्म नहीं आती? फौरन जवाब आया, मैं तुम्हारा भाई हूँ और उसकी मौत के बारे में तुम्हें कुछ जानना चाहिए। मेरा दिमाग घूमने लगा। आकाश की मौत तो एक्सीडेंट थी, पुलिस ने भी यही कहा था, एक गवाह भी था। पर मुझे याद आया, आखिरी बार जब आकाश से बात हुई थी वो कुछ परेशान सा लगा था, जैसे उसे कोई बात खा रही हो। मैंने तब भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब दिल में डर बैठने लगा। मैंने फिर मैसेज किया, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने लिखा, मैं चैन से नहीं हूँ, कुछ सच छुपाया जा रहा है, हमारे पुराने घर पर आओ। पुराने घर का जिक्र मुझे हैरान कर गया। बेंगलुरु में हमारा बस यही घर था। क्या वो हमारी पैतृक हवेली की बात कर रहा था, जो मैसूर के पास थी, जहाँ हम गर्मियों में जाया करते थे? वो पुराना घर बड़ी बड़ी खेतों के पास, जिसके पीछे अजीब सा जंगल था। वहाँ तो पापा की मौत के बाद से कोई नहीं गया, वो जगह बंद पड़ी थी। ये मैसेज करने वाला वहीं आने को क्यों कह रहा था? मैं डरी हुई थी, फिर भी इस बात का डर था कि कहीं ये सब सच तो नहीं। मैंने माँ को बताया तो वो बुरी तरह रोने लगी और अपने कमरे में बंद हो गई। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने उन्हें बताया। मैंने फिर तय किया कि मैं इस बारे में किसी और को नहीं बताऊंगी, लेकिन मैसेज आने बंद नहीं हुए। दिन में ऑफिस में, कभी बस में यात्रा के दौरान, हर जगह मैसेज आने लगे, दीदी
पुराने घर आ जाओ। दीदी, तुमने वादा किया था कि हमेशा साथ दोगी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? लग रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मेरी नींद उड़ गई। फिर एक रात मैसेज और भी डरावने हो गए। मेरे एक्सीडेंट के पीछे एक से ज्यादा वजह थी। मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। दीदी, ये आखिरी पंक्ति पढ़कर जैसे मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, इसका क्या मतलब था? क्या वहाँ और भी आत्माएं थी या कोई और बात थी? मैंने डरते डरते दादी द्वारा सिखाए गए मंत्र बुदबुदाए। मुझे लगा कोई दैवी शक्ति ही अब मदद कर सकती है। रानी ने परेशान होकर कहा कि मुझे एक मंदिर जाना चाहिए जहाँ ऐसी परेशानियों के लिए पूजा होती है। हम वहाँ गए, तेल के दिए जलाए और पुजारी ने एक छोटा सा अनुष्ठान किया। वे संस्कृत के मंत्र पढ़ने लगे जिसकी गूंज से मंदिर की दीवारें भर गई। पूजा के बाद पुजारी ने मुझे देखा और कहा, बेटी, तुम्हें अपने भाई की आत्मा को शांति दिलानी होगी, वरना उसकी बेचैनी दूर नहीं होगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मन में कहीं विश्वास हो चला कि ये मैसेज वाकई आकाश की आत्मा भेज रही है, पर मेरा दिमाग कह रहा था कि कोई चाल भी हो सकती है। डर, प्यार और उलझन के बीच मैंने वो फैसला किया जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने उस पैतृक घर जाने का निश्चय किया जो मैसूर के पास था। वो जगह सुनसान पड़ी थी, चारों ओर खेत उगाए थे। मैंने माँ से कहा कि मैं काम के सिलसिले में जा रही हूँ। एक छोटा बैग पैक किया और अगली सुबह की बस पकड़ी। बस में सफर के दौरान सब कुछ अजीब लगा। बस गड्ढों से धक्के खाती आगे बढ़ती रही। डीजल की गंध फैली हुई थी, सीटें पुरानी थी। शहर की सीमा पार करते ही मेरे फोन पर फिर मैसेज आया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पसीना आ गया। गांव के पास उतरकर मैंने एक रिक्शा लिया। रास्ते में बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे जो हवा में सरसराते हुए किसी रहस्य की तरह लग रहे थे। पक्षी मंडरा रहे थे और अजीब आवाजें निकाल रहे थे। जब घर पहुंची तो सामने दिखने वाली पुरानी हवेली चुपचाप खड़ी थी। दीवारों की पुताई उखड़ चुकी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी। लग रहा था ये घर अब सिर्फ खंडहर है। मैंने कांपते हुए लकड़ी के बड़े दरवाजे को चाबी से खोला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर हवा में बासी महक थी, धूल के कण उड़ रहे थे। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। कभी ये घर कितना जीवंत था। दादी पूजा करती थी, हम आंगन में दौड़ते भागते थे। अब सब सूना था। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। डरते हुए मैंने स्क्रीन देखी। मैसेज आया था, आंगन में जाओ जल्दी। मैंने डरते हुए आज्ञा मानी। आंगन में कभी धूप खिली रहती थी, वहाँ आम के पेड़ की खुशबू आती थी। अब वहाँ बस घनी घास और ऊंचे ऊंचे जंगली पौधे उगे हुए थे। लेकिन बीचों बीच मुझे एक पुरानी कुर्सी दिखी जिस पर आकाश का फोन रखा था। वही फोन जिसे हमने घर के ड्रॉर में बंद कर दिया था। मुझे समझ नहीं आया कि ये फोन यहाँ कैसे आया। मैंने पास जाकर उसे उठाया। स्क्रीन जल रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस पर मैसेज लिखा था, अब क्या मुझे मानोगी? मैं डर से फोन गिराने ही वाली थी कि खुद को रोका। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा बाहर आ जाएगा। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई, सोच रही थी कि यहाँ और कौन है। कुछ नहीं दिखा। मैंने फोन पर टाइप किया, तुम चाहते क्या हो? स्क्रीन पर फौरन जवाब आया, पीछे वाले आंगन, बैकयार्ड में जाओ। ये पिछला हिस्सा हमेशा से डरावना था। बचपन में भी दादी कहती थी कि वहाँ मत जाओ। वहाँ एक पुराना नीम का पेड़ था जहाँ धूप मुश्किल से पहुँचती थी। फिर भी मैं कांपते हुए वहाँ गई। जमीन उबड़ खाबड़ थी, झाड़ियाँ बढ़ी हुई थी। मुझे वहाँ एक पत्थर की स्लैब दिखी जो नई लग रही थी। मैंने फिर फोन चेक किया। उस पर लिखा था, जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो पत्थर के नीचे है। मैं पत्थर के पास गई। मैंने हिम्मत जुटाकर वो स्लैब हटाई। उसके नीचे एक कपड़े में लिपटी हुई चीज थी। मैंने कांपते हुए कपड़ा खोला तो उसमें एक छोटा चमड़े का नोटबुक था, डायरी। ऊपर आकाश के नाम के शुरुआती अक्षर लिखे थे। उसने कभी डायरी रखने की बात नहीं बताई थी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने डायरी खोली। अंदर लिखी तारीखें उस एक्सीडेंट से बस एक हफ्ता पहले की थी। आकाश के लिखे शब्द उथल पुथल मचाने वाले थे। कुछ शब्द काटे गए थे, कुछ पर जोर दिया गया था। मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने उन्हें देख लिया। वो लोग कॉलेज में कुछ गलत काम कर रहे हैं और मुझे नहीं पता किसे बताऊं। उन्होंने मुझे धमकी दी। मुझे डर लग रहा है। मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। मेरा फोन शायद हैक हो गया है। मैंने केमिस्ट्री लैब में उन्हें कुछ प्लान करते सुना है। वो मुझे हमेशा के लिए चुप कराना
बताना चाहते हैं। मैंने दहशत के मारे जल्दी जल्दी पन्ने पलटे। आखिरी एंट्री ने मुझे झकझोर दिया। उन्हें पता चल गया है कि मैं उनके पीछे पड़ा हूँ। मैं फोन में सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो दीदी मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। अगर ये सब सच है तो आकाश की मौत कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं थी। कोई उसके पीछे पड़ा था और शायद उन्होंने वही किया जिससे वो अब हमारे बीच नहीं रहा। गुस्सा और दुख मेरी रगों में उमड़ने लगा। मैंने जोर से रोना शुरू कर दिया। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। उसी फोन से मैसेज आया, अब तुम्हें सच पता चल गया, तुम्हें सबको बताना होगा। मैंने आंसू पोंछे। मन में प्रतिशोध की आग जल उठी। मैंने टाइप किया, हाँ मैं ऐसा ही करूँगी, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। इसी वक्त वो फोन गड़बड़ाने लगा, स्क्रीन टिमटिमाने लगी और एक अजीब सी आवाज आई। फिर वो बंद हो गया। मैंने कई बार कोशिश की पर वो दोबारा चालू नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने जल्दी से पलटकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से अंदर जाकर अपना बैग उठाया, घर में ताला लगाया और मुख्य सड़क तक पैदल पहुंचकर बेंगलुरु लौटने वाली बस पकड़ी। सफर के दौरान मैं बस उस डायरी को पकड़े रही। मेरा दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। घर आते ही मैं अपने कमरे में घुसी और सारी डायरी के पन्नों की फोटो अपने फोन से ले ली ताकि सबूत सुरक्षित रहे। उस रात मुझे आकाश के नंबर से कोई मैसेज नहीं आया। एक अजीब सन्नाटा था। मैंने कई बार लिखा, प्लीज मुझसे फिर बात करो। कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन मैंने पुणे की उसी पुलिस टीम से संपर्क किया जो आकाश के केस पर थी। पहले तो उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट कंफर्म था, पर जब मैंने डायरी का जिक्र किया तो वो गंभीर हो गए। उन्होंने मुझसे डायरी के पन्ने स्कैन करके भेजने को कहा। मैंने फौरन भेज दिए। 3 दिन तक इंतजार करती रही। कोई मैसेज नहीं आया, कोई फोन कॉल नहीं। चौथे दिन पुलिस वाले का फोन आया। वो बोले कि डायरी पढ़कर लगता है कि मामला गड़बड़ है, इसलिए वो केस फिर से खोलेंगे। पर डायरी काफी नहीं थी और सबूत चाहिए थे। मैं निराश हो गई। और सबूत कहाँ मिलेगा? उसी शाम मैं सोने ही वाली थी कि मेरा फोन बजा। देखा तो आकाश का नंबर था। मेरा दिल उछल पड़ा। मैसेज आया, दीदी मुझे तुम पर गर्व है, रुकना मत। मैंने जल्दी से लिखा, और सबूत कहाँ मिलेगा? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर लिखा, फोन में वो सब है जो तुम्हें चाहिए। मैंने गुस्से में लिखा, फोन तो काम नहीं कर रहा। एक लंबा विराम हुआ। फिर मैसेज आया, अपनी दराज में देखो। मैं सोच में पड़ गई। कौन सी दराज? मैंने अपने कमरे के कोने में रखी पुरानी दराज देखी जिसमें मैं पुराने कार्ड, चिट्ठियाँ और यादें रखती थी। मैंने उसमें खोजबीन की तो मुझे एक काला USB ड्राइव मिला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे अपने लैपटॉप में लगाया। एक फोल्डर खुला, उस पर लिखा था आकाश। अंदर कई तस्वीरें थीं, संदेशों के स्क्रीनशॉट, ईमेल्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी। सब देखकर लगा कि आकाश ने कॉलेज में हो रहे किसी गलत काम का खुलासा करने की कोशिश की थी। शायद कॉलेज के कुछ प्रोफेसर और स्थानीय अपराधी मिलकर किसी गैरकानूनी काम को अंजाम दे रहे थे। आकाश उन्हें बेनकाब करना चाहता था। मैं रोती जा रही थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके वो सब पुलिस को भेज दिया। तभी मेरे फोन में मैसेज आया, शुक्रिया। मैं रो पड़ी। मुझे पूरा यकीन हो गया कि आकाश की आत्मा ही मुझे ये सब दिखा रही है। कुछ मिनट बाद वही पुलिस अफसर का फोन आया। वो इस नए सबूत से हैरान था। एक उम्मीद जागी कि आकाश की मौत बेकार नहीं जाएगी। आने वाले हफ्तों में पुलिस ने गहराई से जांच की। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। सारा रैकेट सामने आ गया। मेरी माँ जब उन्हें सच पता चला तो रोई जरूर, लेकिन उन्हें तसल्ली भी हुई कि आकाश यूं ही नहीं मरा। उसकी कोशिशों से कुछ गलत रुक सका। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कुछ दिन बाद की बात है। रात देर हो चुकी थी। सबूत और गिरफ्तारियों के बाद पुलिस का काम लगभग पूरा हो चुका था। अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया। फिर वही नंबर, आकाश, दीदी अब सब खत्म हो गया, शुक्रिया। मेरे आंसू बह निकले। मैंने जवाब दिया, मुझे माफ करना, उस समय तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। फौरन जवाब आया, तुमने बहुत कुछ किया। मैंने फिर लिखा, अब तुम ठीक हो जाओगे। काफी देर तक कोई मैसेज नहीं आया। फिर आखिरकार एक आखिरी मैसेज आया, अलविदा दीदी। मैं रोती रही, पर दिल को थोड़ा चैन भी आया कि शायद आकाश को मुक्ति मिल रही है। पहली बार उसके गुजरने के बाद मुझे नींद बिना डर के आई। आने वाले दिनों में
जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मैंने माँ का ध्यान रखना शुरू किया। घर का माहौल अब भी सूना था, पर पहले जैसा भारीपन नहीं था। मैं फिर से काम पर गई और कभी कभी आकाश की तस्वीर देखकर मन ही मन उसे शुक्रिया कहती। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जो अगले मोड़ पर हुआ उसने मेरी रूह को हिला दिया। करीब 2 महीने बाद की बात है। माँ रिश्तेदारों से मिलने गई थी और मैं घर पर अकेली थी। शाम काफी ढल चुकी थी। तभी मेरे फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। मैं समझी कोई ऑफिस का कॉल होगा या फोन मार्केटिंग। मैंने कैजुअली फोन उठाया। फोन से अजीब सी साये की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हाफ रहा हो। मैं बस हेलो कहने वाली थी कि उधर से एक बच्चे जैसी आवाज आई, हेलो दीदी। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। ये आवाज आकाश की आवाज नहीं थी, पर मुझे दीदी कहकर पुकार रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? लाइन में फिर वही अजीब सी साये थी और आवाज दोबारा बोली, हेलो दीदी। बिल्कुल वैसा ही जैसे तोता रट रहा हो, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। पर वो हंसी सुनकर लगा कोई बहुत डरावनी चीज है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, कृपया बंद कर दो ये सब, मुझे परेशान मत करो। उधर से एक अजीब सी पतली हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा शैतानी हंसी हंस रहा हो। फिर उसने कहा, भैया ने कहा था कि तुम मेरी भी देखभाल करोगी। मैं सन्न रह गई, मेरी सांस अटक गई। मैंने डरते हुए कहा, भैया तुम कौन हो? क्या मतलब है तुम्हारा? बच्चे जैसी आवाज बोली, आकाश तो चला गया पर मैं यहाँ हूँ और मैं अकेला हूँ। मेरा दिमाग घूम गया। क्या ये कोई और आत्मा थी? क्या किसी दूसरी रूह ने आकाश के जरिए मुझसे संपर्क किया था? मुझे लगा जैसे मैंने अनजाने में किसी और को भी रास्ता दिखा दिया हो। मैंने डर के मारे कुछ बोलना चाहा, पर आवाज गायब हो गई। बस हल्की सी साये बची रही। जब कॉल कट होने वाली थी तब वो आवाज फिर आई, उतने ही डरावने सुर में, अब तुम मेरी हो। मैंने एक तेज चीख को अपने हाथ से दबाया। कॉल कट गया। कमरा एकदम चुप था। मैं कांप रही थी। मैं चाहकर भी इस बात को मजाक नहीं कह पा रही थी। कहीं सचमुच कुछ बुरा तो नहीं खुल गया जब मैंने आकाश की आत्मा को शांति दिलाई? क्या मैं अनजाने में किसी दूसरी डरावनी शक्ति को बुला बैठी थी? उस रात के बाद से मुझे अक्सर लगता है कि कोई छाया मुझे देख रही है, मेरे कमरे के कोनों में मौजूद है। अब भी मेरा फोन मेरे पास रहता है और जब भी वो बजता है मेरा दिल डर से बैठ जाता है। अंदर से मुझे लगता है कि वो फोन दोबारा जरूर बजेगा और जिस दिन ऐसा होगा मुझे नहीं पता मैं कब तक बच पाऊंगी। मैं यही दुआ करती हूँ कि कहीं न कहीं आकाश की आत्मा अब भी मेरी रक्षा कर रही हो, क्योंकि मैंने जिस दरवाजे को खोला है वहाँ से अब कुछ अनजाना डरावना मेरे पीछे लग गया है और अब मुझे ही बचाया जाना है।